एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो क्लास 6 हिस्ट्री में हमने 10th चैप्टर तक कंप्लीट किया था। अब आए हैं हम 11th चैप्टर में, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखो, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तुम अगर पूरा इंडेक्स पढ़ोगे तो तुमको सिर्फ 2 जगह एम्परर आएगा। एक जगह चैप्टर 8 में और एक जगह चैप्टर 11 में। चैप्टर 9 और 10 में आपको एम्परर का कहीं कुछ नहीं मिलता। इससे क्या समझ में आता है कि जो अशोका साम्राज्य था, मतलब ये मौर्य साम्राज्य, उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, बहुत बड़ी डायनेस्टी बना थी उनकी, मतलब उनका किंगडम बहुत बड़ा था। अशोका ने बहुत बड़े वे में रूल किया। उसके बाद जब अशोका का जो ये मौर्य साम्राज्य था, बृहद्रनाथ जो थे, जो लास्ट किंग थे मौर्य साम्राज्य के, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद शुक्र डायनेस्टी आ गई, कनिष्क राजा आ गए, सतवाहन डायनेस्टी आ गई, है ना। तो ये सब जो डायनेस्टी आई, इनमें से कोई भी ऐसा डायनेस्टी नहीं थी जो बहुत बड़ी थी। इससे क्या समझ में आता है, अशोका साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ। उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो छोटी छोटी आई। उसके बाद चैप्टर 11 में 2 चैप्टर बाद फिर से साम्राज्य का गठन होने लग गया, मतलब फिर से राजा क्या हो गए, पावरफुल होने लग गए। ठीक है, तो इससे तुमको ये समझ में आता है कि जो बड़े साम्राज्य थे वो ऐसा नहीं था कि एक बड़ा साम्राज्य जाता था और दूसरा बड़ा साम्राज्य उत्पन्न होता था। ऐसा नहीं था। एक बड़ा साम्राज्य डिक्लाइन होता था, अलग अलग पार्ट्स में डिक्लाइन होता था। एक जगह कोई और राज्य कर रहा है, एक जगह कोई और राज्य कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से जो साम्राज्य है वो दोबारा गठित होने लग गए। और ऐसा बस नहीं था कि एक पूरा साम्राज्य बन गया बहुत बड़ा, उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे किंगडम्स भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तुमको इंडेक्स से समझ में आता है। अब देखो, पेपर जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। एक तो ये फर्स्ट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे जो आर्ट और म्यूजिक की स्थिति थी वो बाद में उतने फ्लरिश नहीं किया जितना उन्होंने पहले फ्लरिश किया। ठीक है, मतलब पहले तो बहुत बड़े वे में थे गुप्ता साम्राज्य में, उसके बाद उतने बड़े उसमें वे में नहीं थे। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है हमको। ऐसा नहीं है कि आपको एक आंसर पूरा इसी चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है। आपको गांधीयन पीरियड के बारे में पढ़ना था तो एक चैप्टर में आप सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट पढ़ते हो, दूसरे में आप पढ़ते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। सारे एक साथ नहीं पढ़ते आप, है ना। तो ऐसे ही आपको सारा पूरा एक क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं मिलेगा, पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी का मैंने जितना क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें से तुम देखना, जैसे 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएस पेपर फर्स्ट में है शायद वो क्वेश्चन, कि ये बताओ कि जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, वो इवन जो अपनी सोसाइटी है वो पेट्रियार्की थी। मेल को ज़्यादा मेल डोमिनेंस हुआ करता था, पुरुष को ज़्यादा, पुरुष सत्ता कहते हैं उसको। तो पुरुषों को ज़्यादा भाव दिया जाता था कि तुम सब कर सकते हो, औरतों को उतना फ्रीडम नहीं था, बट फिर भी फ्रीडम फाइट में औरतें बहुत आगे रहीं। तो आप उसके बारे में बताओ। और 2016 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम ये बताओ कि ये क्या कहते हैं, 2016 में क्वेश्चन है गांधीयन पीरियड में वुमेन का रोल बताओ। तो देखो, अगर तुम 2013 के क्वेश्चन का आंसर पूरा अच्छे से पढ़ते एलैबोरेट फॉर्म में, तो तुम 2016 का आंसर दे पाते अच्छे से, है ना। तो क्या होता है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कनेक्टेड से मुझे लगे, आप अपने हिसाब से देखना, पर मुझे थोड़े कनेक्टेड लगे। एक आध दो और क्वेश्चन थे जो मुझे याद नहीं आ रहे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो चाइनीज़ और अरेबियन ये जो ट्रैवलर्स आए, है ना, इन लोगों ने जो अपने अकाउंट्स में लिखा उससे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में कितनी मदद मिली। मतलब जैसे जो अपनी हिस्ट्री है उसमें ऐसा डायरेक्टली तो नहीं लिखा है कि 300 साल पहले ये राजा था, 400 साल पहले ये राजा था, 200 साल पहले ये राजा था, ऐसा नहीं लिखा है एग्जैक्टली। ठीक है, और लिखा भी होगा तो वो बुक्स नहीं है या अच्छे फॉर्म में नहीं है, या फिर बड़ी मुश्किल से एक आध दो मिली हैं। तो क्या होता है, हम हर जगह की जो किताबें हैं, जैसे हमने चाइनीज़ एक बुक देखी, एक अरेबियन बुक देखी, एक अपनी बुक्स निकाल के देखी, या अपना जो भी जहाँ पे भी हमको सोर्सेज मिले वो निकाल के देखे, और उससे पता चला कि अच्छा ये जब गया था तो ऐसा राजा हुआ करता था, जब अरेबिया वाला भी गया था तो ऐसा राजा हुआ करता था, और इंडिया में लिखा है कि जो ऐसा राजा था वो चंद्रगुप्त था। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे चंद्रगुप्त का शासन रहा होगा, है ना, ऐसे पता चलता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे, जो अरेबियन ट्रैवलर्स थे, उन्होंने कैसे हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद की। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है कि जो गुप्ता साम्राज्य था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये
जो चोला डायनेस्टी थी उन्होंने असेंबली गठित की थी कुछ कुछ, उस असेंबली के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसका तो मैंने ईयर ध्यान नहीं दिया, ये 2014 का ऑप्शनल पेपर है और ये आई गेस 2017 या 2015 का ऑप्शनल क्वेश्चन था और ये जीएस पेपर 1 में आए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है गुप्ता साम्राज्य का भी। तो देखो सबसे पहले सोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस थे जो हमको बताते थे उस साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड अपना 300 सीई से 320 सीई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ऐसा नहीं था कि राज्य था, ये क्या था, साम्राज्य था। इसके फेमस किंग का क्या नाम था, समुद्रगुप्त। आपको कैसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त फेमस थे, क्योंकि सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, देखो क्या होता है, एक वर्ड है प्रशस्ति। जैसे जो अपने अशोका थे उन्होंने इंस्क्रिप्शन करवाए थे, वैसे ही समुद्रगुप्त ने भी इंस्क्रिप्शन कराए थे। कहाँ पे, प्रयागराज में। ठीक है, एक जगह है, कौन सी है, प्रयागराज। प्रयागराज अभी जिसको थोड़े दिन पहले तक इलाहाबाद कहते थे और अब फिर से प्रयागराज कह रहे हैं, तो उसको पहले कहते थे प्रयाग। प्रयाग में एक पिलर था, वो अशोका का बनवाया गया था, पर उस पिलर में प्रशस्ति किसकी लिखी हुई है, इनकी, समुद्रगुप्त की। ठीक है, अब ये देखो इसको लिखा किसने है, हर्ष सेना नाम का एक आदमी था, उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। अब देखो राजा जो हुआ करते थे उनके कोर्ट में, मतलब उनकी जो सभा हुआ करती थी उसमें बहुत सारे कवि बैठा करते थे। ठीक है, तो उन कवि में से एक कवि था जिसका नाम था हरिसेना। हरिसेना ने 1700 साल पहले प्रशस्ति लिखवाई, किसमें, अशोकियन पिलर में। कहाँ, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद को क्या कहते हैं, प्रयागराज। ठीक है, ये स्पेशल क्यों था, देखो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन होता है। जो प्रशस्ति होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब आई होप आपको पता होगा। तो ये क्या, इसमें स्पेशल क्या होता है, प्रशस्ति अगर तुम जानते होगे तो संस्कृत वर्ड से लिया गया है। प्रशस्ति का क्या मतलब होता है, किसी के गुणगान करना। तो उस पिलर में क्या कहा गया है, गुणगान किया गया है कि ये जो हमारे राजा थे ये कैसे थे, क्या क्या करते थे, कैसे। तो इससे हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो राजा कैसा हुआ करता था। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या क्या लिखा हुआ है, कहा गया है ही इज़ अ वॉरियर। ठीक है, द किंग हु वॉन मैनी विक्ट्रीज, मतलब ये बहुत बड़ा वॉरियर है जो बहुत सारी जो अपनी जीत है जो उसने हासिल की है। ठीक है, और खुद एक अच्छा पोएट भी है। अब देखो ये यहाँ से तुमको एक पॉइंट मिलेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि बहुत जो आर्ट एंड म्यूज़िक है उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया गुप्ता साम्राज्य में, उसके बाद उतना नहीं किया। तो तुमको यहाँ का सबसे पहला पॉइंट क्या मिलता है, जो राजा है वो खुद एक कवि है। तो अगर तुम खुद एक ड्राइंग करने वाले हो तो तुम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। जैसे कोई आदमी है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो जो भी नेक्स्ट आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होगा तो वो उन दोनों में फ्रेंडशिप होगी। एक सिंगर है तो उसको अच्छा लगेगा कि वो किसी सिंगर के पास जाके बैठे उससे बात करे। ठीक है, तो अगर राजा खुद कवि है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा एम्फेसिस देगा म्यूज़िक एंड आर्ट में। तो ये बताया गया है। इवन कहा गया है कि जो ये है समुद्रगुप्त है वो इक्वल टू गॉड है, भगवान के बराबर है। ठीक है, बहुत लॉन्ग सेंटेंस थे इसमें, मतलब ये जो पूरा प्रशस्ति था इसमें बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस थे। इसमें ये भी बताया गया है, एक चीज़ ये याद रखना कि इसमें ये बताया गया है कि जो राजा है उसके पूरे शरीर में बहुत सारे कट्स हैं, स्कार्स हैं। ठीक है, क्यों हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा वॉरियर है, तो वो लड़ने जाएगा, वो तलवार सीखेगा, तो क्या होगा, कुछ जो उसके हाथ पैर हैं उसमें कुछ ना कुछ चोट लगी जाएगी, है ना। किस चीज़ के हैं, एरोज़, ये सब पूरे जितने भी अपने वेपन्स होते हैं उन सब के हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस जो होते हैं इनके आंसर करना इंपॉर्टेंट होता है, बट आई होप इनके आंसर्स आपको खुद करने चाहिए, क्योंकि और करोगे भी आई होप सो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो इसमें आपको अच्छे से देखना, इसमें डिफरेंट डिविजन्स दिए गए हैं कि कौन कौन सा राज्य कौन करता था, कहाँ कौन करता था। जैसे अशोका में क्या था, डायरेक्ट रूल था। वो क्या करता था, अशोका इकलौता राजा था जो पूरे राज्य को राज्य करता था। पर उसमें क्या करता था, वो अलग अलग किंग्स थे, अलग अलग मतलब ऑफिशियल्स बनाता था कि ठीक है पूरे देश का राजा मैं हूँ, पर इस स्टेट के जो ऑफिशियल हो, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले हो, वो तुम हो। पर जो समुद्रगुप्त था उसने ऐसा नहीं किया। वो क्या करता था, कुछ जो एरिया होता था वहाँ पे खुद राज्य करता था, और कुछ जो एरिया होता था उसमें
जो दूसरे राजा हैं उनको राज्य करने देता था। अब ग्रीन कौन सा कलर है इसमें तो दिख नहीं रहा, तो इसमें आप कलर देखना, जो लाइट कलर होगा वो ग्रीन है, ठीक है। इसमें क्या क्या था, इसने जो मेन था इसमें 9 रूलर्स, जो 9 राजा हैं उनको हराया था और उनके किंगडम को अपना पार्ट बना लिया था, ठीक है। मतलब 9 जो राज्य थे उनको हराया, उसको अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था। ये कौन सा एरिया है, ये जो प्रयाग वाला एरिया है जिसको ये डायरेक्ट कंट्रोल करता था, वहाँ की बात कर रहा है। अब दूसरा देखो, ये दक्षिण पथा। आपको याद होगा जब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो जो साउथ इंडिया वाला पार्ट था उसको हमने क्या कहा था, दक्षिण पथा। ये जो चारों पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्वेश्चन में। जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पढ़ा, उसके आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हो कि जो राजा है वो लोगों को हरा के राज्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको इनहेरिटेंस में मिला है कि ठीक है मेरे पापा राजा थे मैं भी राजा हूँ, नहीं, उसने क्या किया है, कुछ कुछ राज्यों को हराया है और उसके बाद वहाँ का राजा बना है। जो दक्षिण पथ था वहाँ पे इसने कितने लोगों को हराया, 12 राजाओं को हराया है, ठीक है। और वो 12 लोग मान भी गए कि ठीक है चलो हम हार गए हैं, लेकिन क्या है कि जैसे हम डिफीटेड हैं लेकिन हम राज्य करते रहेंगे, हम तुमको गिफ्ट देते रहेंगे। ये जो लोग थे ना, ये लोग इवन कोर्ट में भी आया करते थे। जो राजा है, जो समुद्रगुप्त है, उसके कोर्ट में जो बहुत ज़्यादा नेबर्स हैं जो बगल में थे समुद्रगुप्त के, जैसे कि आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, ये जो गाना सांगा, जो चैप्टर 6 में याद रखना, नॉर्थ वेस्ट, ये जो भी राज्य बगल में हुआ करते थे ना, ये सारे राज्य भी क्या करते थे, समुद्रगुप्त को उपहार दिया करते थे। और जब समुद्रगुप्त उनको बुलाता था कि आओ चलो आज तो हमारे राज्य में आओ, कुछ काम है या फिर कुछ भी लिए, तो वो राजा जो हुआ करते थे वो उनके यहाँ जाते थे। इससे तुमको क्या समझ में आता कि वो कितना पावरफुल राजा था, कि वो इवन दो वो राज्य नहीं कर रहा है तुम्हारे किंगडम पे, फिर भी तुमको उसका रूल मानना पड़ता था, ठीक है। और जो कुछ राज्य हैं जैसे कि श्रीलंका है ना, सबमिटेड हिम एंड ऑफर्ड हर डॉटर फॉर मैरिज। श्रीलंका जो ये कुषाण डायनेस्टी थी, शुकाज डायनेस्टी थी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब पिछले चैप्टर शायद 9th में पढ़ा था हम लोगों ने कि डिवीजन कैसे कैसे हुआ था, अशोका के साम्राज्य के बाद जो राजा आए वो कैसे कैसे आए थे। तो इससे तुमको क्या समझ में आता है कि उस टाइम पे भी क्या करते थे, मैरिटल जो रिलेशंस थे वो बनाने की कोशिश की गई थी। जो अलग अलग जो दूर दराज के राजा थे वो क्या चाहते थे कि जो समुद्रगुप्ता है उनकी शादी उनकी बेटियों से हो जाए, ताकि उनके रिलेशंस अच्छे हो जाएं, ताकि समुद्रगुप्त उनके राज्य पे हमला ना करे, और अगर कोई उनके राज्य पे हमला करता है, कोई इन्वेजन होता है, तो समुद्रगुप्त उनकी हेल्प करे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुमको क्या क्या समझ में आता है, इससे तुमको ये समझ में आता है कि वो बहुत पावरफुल था, वो लोगों को राज्य उनको हरा के भी गेन करता था। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरे पापा राजा थे तो मैं भी राजा बन जाता हूँ, मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा नहीं था। वो क्या करता था, लोगों को हरा के भी राज्य किया करता था। फिर हमने क्या पढ़ा कि वो 9 किंगडम्स को उसने हराया था, जो ये प्रशस्ति वाले 9 किंगडम थे, प्रयाग वाले, आई एम सॉरी। फिर उसको ये भी बताया गया कि कुछ राज्य ऐसे थे जो दक्षिण में, साउथ इंडिया में जो राजा हुआ करते थे वो कैसे थे, वो ऐसे थे कि वो लोग 12 थे, वो हार गए थे लेकिन वो फिर भी रूल कर रहे थे। वो हारे थे बट फिर भी रूल कर रहे थे। किसके अंडर कर रहे थे, समुद्रगुप्त के अंडर कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि वो महाराजा बन गया था और ये सब जो 12 हैं वो क्या थे, राजा थे। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राज्य थे जो उसके राज्य के अंदर नहीं आते थे पर फिर भी उसको गिफ्ट देते थे, उसके कोर्ट अटेंड करते थे जब वो बुलाता था। और फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे भी राजा थे जो राजा थे लेकिन उसका सपोर्ट चाहते थे, तो वो सपोर्ट चाहने के लिए क्या करते थे, उनकी जो बेटियां थी उनकी शादी किससे करा देते थे, कराना चाहते थे, इनसे कराना चाहते थे जो अपने समुद्रगुप्त हैं। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे जो राजा के क्या कहते हैं उसको, कि उसके दादाजी कौन थे, उसके पापा कौन थे, इन सब के बारे में, ठीक है। तो देखो सिर्फ मैं तुमको बता देती हूँ, इसको तुम खुद से पढ़ना कि क्या क्या है। पहले कौन आया, ग्रेट ग्रैंडफादर, GGF, ठीक है। जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने इस राज्य की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद इनके पापा के बारे में मेंशन है और उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है। समुद्रगुप्त जो थे, अब देखो इनमें से क्या होता है, जो समुद्रगुप्त थे उनमें जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उनमें 2 लोगों के बारे में मेंशन है। एक है श्रीगुप्ता, ठीक है, और दूसरे हैं घटोत्कच गुप्ता, ठीक है। इन दोनों ने कौन सा अपना टाइटल रखा, इन लोगों ने टाइटल रखा महाराजा। मतलब जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, 2
दो के बारे में हम जानते हैं, एक है श्रीगुप्ता, दूसरा है घटोत्कच गुप्त। इन दोनों को क्या कहा जाता था? महाराजा। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद इसके समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के पापा आते हैं। समुद्रगुप्त के पापा का क्या नाम है? चंद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त, ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त हैं और समुद्रगुप्त, इन्होंने कौन सा टाइटल चूज़ किया? महाराजा धिराज। क्यों? क्योंकि वो उनसे बड़े राजा हो गए। ठीक है, और उसके बाद समुद्रगुप्त के बेटे के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य 2। ठीक है, इसके बाद एक और है जिनका नाम है कुमारगुप्त। ठीक है, तो हम इतने लोगों के बारे में पढ़ते हैं। किन के बारे में? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, इनको हम क्या कहते हैं? महाराज। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, इनको हम क्या कहते हैं? महाराजा धिराज। फिर जो समुद्रगुप्त है उनका बेटा आता है, उनके बेटे को हम क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड। और उसके बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम है कुमारगुप्त। ठीक है, देखो जो फाइज़ैंग है, फाइज़ैंग या फाज़ैंग जो भी आप उसको कहते हो, वो किसके टाइम पे आता है? चंद्रगुप्त के टाइम पे आता है। ठीक है, और ये वही आदमी है जो लैंड से आया था और पानी से गया था। और इसने क्या किया था? ये बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके जा रहा था। तो जब ये पानी के रास्ते जा रहा था तो स्टॉर्म आया था, जिसके कारण इसने कुछ जो अपने मैन्यूस्क्रिप्ट लेके जा रहा था उसको फेंकने पड़े थे, जिससे उनका लॉस हो गया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसको ही हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य का टाइटल किसको था, महाराजा का टाइटल किसका था, और महाराजा धिराज का टाइटल किसका था। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है उन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के कोर्ट में कौन कौन था? 9 रत्न। 9 रत्न में से एक कौन आता है? कालिदास। कालिदास के बारे में हम पढ़ेंगे, याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा का इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो नालंदा डायनेस्टी के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था नालंदा डायनेस्टी में। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जो नेपोलियन ऑफ इंडिया है वो कौन है? समुद्रगुप्त। ऑल तो उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि नेपोलियन कब आया है? समुद्रगुप्त के बाद आया है। लेकिन जो यूरोपियन लोग थे उनको समुद्रगुप्त के बारे में नेपोलियन के आने के बाद पता चला, इसीलिए उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कह दिया। अब हमको इनके बारे में पता कैसे चलता है? जो ग्रेट ग्रैंडफादर से समुद्रगुप्त तक लोग हैं उनके बारे में तो समुद्रगुप्त ने लिखवा के गया था। जो प्रयाग प्रशस्ति है या जो बाकियाँ प्रशस्ति हैं उसमें इन्होंने अपने, जैसे अब कोई इंसान है तो वो अपने बारे में लिखाएगा, फिर अपने मम्मी पापा के बारे में लिखाएगा कि हमारे पापा ये हैं, हमारी मम्मी वो हैं, या हमारे दादाजी ऐसे वैसे थे। लेकिन उनके बाद के बार, मतलब समुद्रगुप्त के बाद जो किंग आए, जैसे चंद्रगुप्त 2, कुमार गुप्त, ये लोग, इन लोगों ने प्रशस्तियाँ नहीं करवाई। लेकिन इनके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? कॉइन से। जो इन्होंने कॉइन्स बनाए, और वो कॉइन्स किसके थे? गोल्ड कॉइन्स थे। जो सोने के ही जो सिक्के होते हैं वो थे। अब सोने के सिक्के से तुमको क्या पता चलता है? अब सोचो अगर भारत में सोने के सिक्के चलने लगे, तुम सोने के सिक्के से जाके टॉफ़ी खरीद के ला रहे हो, तो इससे तुमको क्या समझ में आता है कि लोग कितने अमीर रहे होंगे, कितना पावरफुल किंगडम रहा होगा, कितने अमीर लोग रहे होंगे जो उस टाइम पे राज्य करते थे। ठीक है, तो ये पूरा देख लेना अपना। और इंस्क्रिप्शन कॉइन्स दैट लेड द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस सिस्टम इन इंडिया वेयर, और इससे ये भी पता चलता है, देखो जैसे क्या होता है ना कि अगर अब यहाँ से जो, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे गोल्ड कॉइन यूज़ कर रहे हैं, वही गोल्ड कॉइन हमको मिल रहा है कहीं और, जैसे अमेरिका या अफ्रीका में, तो उससे ये भी समझ में आता है कि उस टाइम पे जो ट्रेड और कॉमर्स रहा होगा वो कितना अच्छे से चल रहा होगा। ये भी याद रखना कि जो आर्यभट्ट थे वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोर्ट है उसमें बैठा करते थे। अब दूसरे राजा के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है हर्षवर्धन, और उनकी बायोग्राफी है हर्षचरिता। जैसे रामचरिता इज़ राम की बायोग्राफी, हम राम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही जो हर्ष है उनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है हर्षचरिता। ठीक है, तो देखो इंस्क्रिप्शन और कॉइन से पता चलता है हमको किसके बारे में? गुप्ता साम्राज्य के बारे में। सोर्सेज याद रखना, हर्ष के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? हर्षचरिता से। ठीक है, बाण भट्ट नाम का एक आदमी था, उसने हर्षचरिता लिखी थी। ठीक है, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिससे हमको पता चलता है कि हर्ष के पापा मम्मी कौन थे। और ये हर्ष के टाइम पे ही ज़ोंग जो है वो आया था। इसके बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और इसने भी जो ज़ोंग है, या भी जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, इसने भी अपने अकाउंट में लिखा था। अब देखो अगर फान जैन जो है वो कब आया?
चंद्रगुप्त के टाइम पे आया। तो उसने जो राजा के बारे में लिखा वो कौन थे? चंद्रगुप्त। तो अगर ये ज़ांग ज़ोंग जो भी नाम है इसका, ज़ांग ज़ंग जो भी, इसने जो लिखा अपने अकाउंट में वो किसके बारे में लिखा था? हर्ष के कोर्ट के बारे में लिखा था। ही लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ वॉट ही सॉ। ठीक है। अब जो हर्ष थे वो अपने पापा के बड़े बेटे नहीं थे। ठीक है, ये पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी है, बताती हूँ मैं आपको। तो जो हर्ष थे वो अपने पापा के बड़े बेटे नहीं थे। इनके पापा रूल कर रहे थे, इनका एक भाई था और इनकी एक बहन थी, मतलब 3 भाई बहन थे ये हर्ष को मिला के। हर्ष सबसे छोटे थे। तो जो हर्ष की बहन थी वो कनुज राज के राजा से उसकी शादी हो गई। ठीक है, किससे हुई? कनुज राज के राजा से शादी हो गई। और कनुज में जो एक बंगाल का जो उस टाइम पे जो बंगाल राज्य था, वहाँ का जो रूलर है उसने कन्हुज पे आक्रमण कर दिया। कन्हुज पे जब आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, जो इसकी हर्ष की बहन और जीजा जी थे, जीजा जी को उसने मार दिया, बहन को वो उठा के ले गया। ठीक है। उसके बाद जो हर्ष के पिता और उनके भाई थे वो गए उनकी बहन को छुड़ाने के लिए, बदला लेने के लिए, पर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हर्ष गए और उन्होंने सबका बदला लिया, बहन का, जीजा का, भाई का, बाप का, सबका बदला लिया। और क्या हुआ, जो बंगाल का राजा था उसको मार दिया और अपनी बहन को छुड़ा लिया। तब हर्ष सिर्फ 17 ईयर्स के थे। ठीक है, इससे तुमको क्या समझ में आता है कि वो बहुत छोटा था और बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन ईस्ट एंड कॉन्कर्ड बोथ मगध एंड बंगाल, इसने मगध को भी कॉन्कर्ड कर लिया और बंगाल को, लेकिन ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, कहीं और वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इससे हमको क्या कहाँ समझ में आता है, ये नर्मदा इसने सोचा कि ये बहुत एम्बिशियस था, मतलब इसने सोचा नहीं, ये था बहुत एम्बिशियस, इसको बहुत था कि मैं पूरे राज्य पे राज करूँगा। जैसे गुप्ता साम्राज्य बड़ा हुआ है, जैसे अशोका साम्राज्य बड़ा हुआ है, वैसे मैं भी बहुत बड़ा साम्राज्य बनाऊँगा, इसने ये सोचा। पर क्या होता है, ये ऐसा सोचता है कि बहुत बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पर जब ये नर्मदा को पास कर रहा था, क्रॉस करके जा रहा था, तभी एक दूसरा राजा था, ये पल्लवकशिनी, जो भी इसको आप कहते हैं, पल्लवकशिनी सेकंड, इसने क्या किया, उसको हरा दिया। मतलब हर्ष इज़ नॉट नो मोर हर्ष, मतलब जो हर्ष था ही वॉज नॉट मोर देन दिस हर्ष। वो उस टाइम पे दुखी हो गया और वो हार गया। ठीक है। तो ऑल्दो ये ईस्ट पार्ट पे बहुत छोटा था, उसकी एज भी बहुत कम थी, तो जब वो ईस्ट पार्ट पे तो रूल कर रहा था, मगध पे रूल कर रहा था, उसने सोचा मैं और ज़्यादा रूल करूँगा। और ज़्यादा रूल करने के लिए वो गया, साउदर्न साइड पे वो आ रहा था, और जब वो नर्मदा क्रॉस कर रहा था तो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि वो बहुत एम्बिशियस था, इससे आप समझ सकते हो। बान भट्ट जो था उन्होंने हर्ष के बारे में लिखा था। जो ज़ैंग ज़ोंग था वो याद रखना, वो ज़मीन से आया था और ज़मीन से गया था, और जो फा ज़ैंग था वो ज़मीन से आया था, सॉरी, और पानी से गया था। ठीक है। फिर उसकी डेथ हो गई और हर्ष डायनेस्टी की क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। ठीक है। याद रखना, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसने सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड किस टाइम पे किया है, हर्षवर्धन के टाइम पे ही किया है। ठीक है। अब देखो, अब ये पल्लव्स, चाणक्यास और पालिकन्स प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में भी हमको क्वेश्चन पूछा गया है। चालुका डायनेस्टी जो है अपनी, उसके इंस्क्रिप्शन के बारे में हमसे पूछा गया है कि इनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताओ। मुझे जीएस पेपर याद नहीं है कि कौन सा जीएस पेपर था, इवन मुझे ये भी याद नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, पर उसमें प्रशस्ति के बारे में पूछा गया है। तो इस टाइम पे जो है प्रशस्ति के बारे में बहुत बातें हुआ करती थी। ठीक है। तो उस टाइम पे पल्लवास और चालुकास जो थे, बहुत स्ट्रॉन्ग जो डायनेस्टी होती है साउथ इंडियन की, वो थे। ठीक है। द किंगडम ऑफ पल्लवास वॉज स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड, सो सॉरी, ये ट्रांस भी नहीं हो रहा है। ठीक है। अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम, तो इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था, कांचीपुरम रीजन पे बनाया था, ऑफ द कावेरी डेल्टा में। ठीक है। और चालुकास जो थे उन्होंने रणचूर दोबा पे अपना रिवर कृष्णा और के बीच में जो है अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है। जो चालुकास थे उनका जो कैपिटल था बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स था, किस चीज़ के लिए, रिलीजियस सेंटर था वो। एक और क्वेश्चन है जीएस पेपर में कि जो पोस्ट मॉडर्न टाइम था, पोस्ट वैदिक एरा था, उसमें बहुत सारे रिलीजियस चेंजेस आए थे। तो आप रिलीजियस वाले में ये जान सकते हो कि बहुत सारे जो रिलीजियस सेंटर था वो कहाँ था, चालुका डायनेस्टी में था, विद द नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड अदर लैंड स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़ विच आर ऑफ प्रॉस्परस टाउन्स। ठीक है। द बेस्ट चालुकास रूलर वॉज पुलकेशिन। ठीक है। तो चालुका का एक रूलर था
पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। इसके बारे में जो प्रशस्ति लिखी गई है वो रवि कीर्ति ने लिखी है, ठीक है। तो याद रखना चाहिए हमको कि किसने किसने लिखी है। जैसे कि सेन गुप्ता की किसने लिखी है, ये हरिसेना ने लिखी है। उसके बाद जो समुद्रगुप्ता की किसने लिखी है, हरिसेना ने लिखी है। फिर अपने जो हर्षवर्धन आते हैं, इनके बारे में प्रशस्ति नहीं है, बुक है, ठीक है, उसको बाण भट्ट ने लिखा है। और जो ये पुलकेशिन सेकंड है, उनके बारे में जो प्रशस्ति है उसने किसने लिखी है, रवि कीर्ति ने लिखी है। इससे हमको क्या पता चलता है, उनके एंसेस्टर्स के बारे में, ठीक है। 4 जनरेशन तक के जो सन टू फादर हम लोग को पता चलता है, ठीक है। और ये पता चलता है कि पुलकेशिन जो थे उनकी खुद की नहीं थी, मतलब उनकी खुद की किंगडम नहीं थी। क्या होता है, उसके जो अंकल थे उनकी किंगडम थी। उनके अंकल की डेथ के बाद, ठीक है, जो ये है इनको जो किंगडम है वो मिलती है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बहुत अपना किंगडम बढ़ाया और हर्ष को भी अटैक किया, ठीक है। जबकि हर्ष तो बहुत ज़्यादा बड़े राजा माने जाते थे उस टाइम पे। ये देखो लिखा है, हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, मतलब इस हर्ष का क्या मतलब है, नाम किंग का। और इस हर्ष का क्या मतलब है, खुश नहीं था वो, ठीक है। आई एम हर्षित इंसान का क्या मतलब होता है, मैं खुशी इंसान हूँ, ठीक है। हर्षित का मतलब क्या होता है, खुश होना। हर्ष का क्या मतलब होता है, खुशी। तो जो हर्ष था वो ज़्यादा खुश नहीं रहा हारने के बाद। ये भी बताया गया है कि ये जो पुलकेशिन है, इसने पल्लव किंग्स पे अटैक किया था, ठीक है। तो जो किंग्स थे ना वहाँ के, वो सब कहाँ हो गए थे, वॉल के पीछे छिप गए थे, वो दीवार के पीछे छिप गए थे, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बट द चालुकास विक्ट्री, ये जीत गया, लेकिन जो ये विक्ट्री थी इसकी बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं, ठीक है। पल्लवाज एंड चालुक, इसके बाद जो पल्लवाज और चालुका डायनेस्टी थी, दोनों एक काइंड ऑफ डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। एक लास्ट किंग जो आता है पुलकेशिन का, वो उसकी डेथ के बाद वो होता है अपराजित, पर अपराजित हार जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी ये जो डायनेस्टी है इनका डिक्लाइन हो जाता है। तो हम किसके किसके डिक्लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, हर्ष डायनेस्टी के, जो हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी, और इनकी। अब ये पूरा आ जाता है, देखो ये वही क्वेश्चन है कि किंगडम्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता था। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो द किंग्स लैंड रेवेन्यू जो है, ये लिखा हुआ है लैंड रेवेन्यू, आई एम सॉरी मैं अंडरलाइन नहीं कर सकती, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था अभी भी रूलर्स के लिए, ठीक है। जो विलेजेस का बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस पे डिपेंड करता था, लैंड रेवेन्यू पे, ठीक है। तुम्हारा बड़ा लैंड है, तुम ज़्यादा रेवेन्यू दो, ठीक है। और जो किंग हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का उनका सपोर्ट होता था। वो लोग कैसे होते थे, पावरफुल होते थे, इधर इकोनॉमिकली और सोशली, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, तो क्या होता था, जो राजा होता था पहले तो बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। जो पहले के राजा थे, ये गुप्ता साम्राज्य के राजा थे, या जो पहले के राजा हुआ करते थे, वो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब जो राजा आ रहे थे ये इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये क्या करते थे, ये जैसे क्या होता है, जैसे मैं राजा हूँ, लेकिन मैं जो पॉलिटिकली या सोशली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं या जिनके पास बहुत पैसा है, उनको क्या करूँगा, अपना दोस्त बना लूँगा। तो उससे क्या होगा, उन लोगों की, वो लोग आर्मी बनाएंगे अपनी छोटी छोटी खुद की, ठीक है। और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट में मैं क्या करती थी, मैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट्स दिया करती थी, ठीक है। जो पोस्ट हुआ करती थी, राजा ने ऐसे क्या किया, तो इसीलिए राजा ने थोड़ी बहुत पोस्ट बनाई कि ठीक है, तुम एक पोस्ट है, तुम इस पोस्ट में काम करो, मैं तुमको थोड़े बहुत बेनिफिट्स दूंगा, लेकिन तुमको एक आर्मी बनानी पड़ेगी या तुमको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पोस्ट हुआ करती थी, ये क्या हुआ करती थी, हेरिडिटरी हुआ करती थी। जो हरिसेना थे उनको बहुत सारी हेरिडिटरी पोस्ट मिली थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि वो खुद ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। जैसे हरिसेना जो हैं उनको एक पोस्ट दी गई थी, अलग मतलब एक ही इंसान को अलग अलग पोस्ट भी दी जाती थी कि चलो ठीक है, तुम ये भी काम कर लो, तुम ये भी काम कर लो, तुम ये भी काम कर लो। तो इससे क्या होता था, जो लोग हुआ करते थे, जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने लगते थे, खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। फिर सोचते थे कि अब मैं इनके नीचे राज्य क्यों करूं, मैं तो खुद ही राज्य कर सकता हूं, अकेले खुद राज्य संभाल सकता हूं। तो इसलिए जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये धीरे धीरे क्या हो गए, खुद को ही इम्पोर्टेंट समझने लग गए और खुद ही इन्होंने राज्य करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन है आई थिंक 2016-17 का है, जीएस पेपर में है ये,
या फिर ऑप्शनल में है, मुझे याद नहीं है अच्छे से, कि जो साम्राज्य हुआ करते थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन वीक कैसे हुआ। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि लोगों ने हेरिडिटरी पोस्ट बना ली, पावरफुल लोगों के डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों के वो लोग खुद सोचने लगे कि मैं तो खुद ही राजा बन सकता हूँ, तो वो खुद राजा बन गए, राजा को हरा दिया, ठीक है। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of the powerful men grew stronger enough to set an independent kingdom। ये देखो, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे कि धीरे धीरे क्या हुआ, राजा खुद, जो राजा था वो वीक होता गया, और जो ये लोग थे जिन पे डिपेंड रहता था वो लोग खुद पैसा जोड़ जोड़ के, बेनिफिट्स ले लेके किंगडम की बड़ी बड़ी आर्मी बनाने लगे। और जब इनके पास खुद बहुत बड़ी आर्मी हो गई सबसे लड़ने की, तो ये खुद ही लड़के राजा को ही हरा देते थे और अपनी खुद की किंगडम बना लेते थे। What kind of army did they have, ठीक है। जो some kings थे, they maintain a well organized army with elephants, chariots और foot soldiers, मतलब बहुत सारे जितने दुनिया भर के सोल्जर हैं उनको रख लेते थे, ठीक है। जो मिलिट्री लीडर्स थे, प्रिविलेज किंग एंड ट्रूप्स व्हेनेवर दे नीडेड देम, ठीक है। रेगुलर सैलरी दी जाती थी, जो राजा हुआ करते थे वो आर्मी वालों को रेगुलर सैलरी देते थे, और अगर रेगुलर सैलरी नहीं दे पाते थे, दे वर नॉट पेड अ रेगुलर सैलरी। ये बाद वाले राजाओं की बात है, आई एम सॉरी। जो पहले के राजा थे, जैसे तुम अशोका के बारे में पढ़ोगे, तो वो क्या करते थे, आर्मी को रेगुलरली पे करते थे। अब धीरे धीरे जैसे राजा वीक हो रहा था, तो वो इतनी बड़ी आर्मी को पे नहीं कर सकता था, तो वो क्या करता था, इंस्टेड उसको लैंड दे देता था कि जैसे ठीक है तुम आर्मी में सर्व कर रहे हो, तुम 2 खेत ले लो, तुम हेड हो, तुम 4 खेत ले लो। ऐसे क्या करते थे, वो रेगुलर सैलरीज नहीं देते थे, बट लैंड दे दिया करते थे, ठीक है। और जो लैंड है उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके अपनी जो आर्मी है उसको मेंटेन किया करते थे, ठीक है। दीज वर नोन एज सामंत्स, और इनको क्या कहा जाता था, और इनको कहा जाता था सामंत्स। याद करना, जो ये अपने हर्षवर्धन हैं उनके भी जो पिता थे ना, वो सामंत हुआ करते थे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के। और फिर उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया और अपनी एक अलग से किंगडम बना ली। इससे तुम समझ सकते हो कि जब लोग पावर देने लगते थे सोल्जर्स को, तो क्या होता था, सोल्जर खुद की आर्मी बना लेते थे और राजा को हरा दिया करते थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है असेंबली वाला। अगर तुमको याद हो तो हमने असेंबली के बारे में पढ़ा था। तो देखो, 2 टाइप ऑफ असेंबली थी। एक वो असेंबली थी, इसमें हमको पल्लवाज की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मिलती है कि नंबर ऑफ लोकल असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। एक थी सभा, विच इज़ असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स। इसमें क्या होते थे, ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे उनके बारे में हुआ करती थी। इनका काम क्या होता था, इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स, इनमें ध्यान देते थे कि रास्ता कैसा बनाना है, सिंचाई नहीं हो रही तो उसके लिए क्या करना है, सिंचाई का टाइम आ रहा है पानी नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सब चीज़ों में ध्यान दिया जाता था। एक और असेंबली थी जिसका नाम था उर। ये जो असेंबली हुआ करती थी ये ब्राह्मण्स के लिए नहीं थी, ठीक है, ये बाकी लोगों के लिए थी, द नागराम्स, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द, ये जो उर है इसके बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है कि ये ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स के लिए नहीं है। तीसरी आती है नगराम्स, ठीक है। तो ये जो नगरम थी ये किसकी थी, मर्चेंट्स की हुआ करती थी। जो जैसे हमने एक नॉर्थ साइड में क्या पढ़ा है, श्रेणी पढ़ा है कि लोग श्रेणी बनाते थे, मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे, और उसके बाद एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं, क्लब जैसा होता है, मिनी क्लब उनका मर्चेंट्स का होता था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, नगरम होता था मर्चेंट्स का ग्रुप, ठीक है। ये पावरफुल लैंड लॉर्ड्स और मर्चेंट बनाते थे, बहुत रिच होते थे ये लोग, ठीक है। लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर द सेंचुरीज, बहुत सारे सेंचुरीज तक इन लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं कि आज बने कल टूट गए। अब हमको पता चलता है ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में, कहाँ से पता चलता है, देखो जो प्रशस्ति हुआ करती थी वो कौन लिखता था, जो पोएट्स होते थे राजा के, तो वो सिर्फ किसके बारे में लिखते थे, प्रशस्ति का क्या मतलब होता है, किसी की प्रशंसा करना। अब मैं जाके किसी को बोलूँ तुम तो बहुत अच्छी हो पढ़ने में, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम अपना वेल ऑर्गेनाइज रहती हो, तुम्हारे जितने भी काम है सब अच्छे से हो रहे हैं, तो मैं उसकी प्रशंसा कर रही हूँ, तो वो क्या होता है, प्रशस्ति। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल की कोई प्रशंसा नहीं करता था, वो बहुत अच्छे भी रहते थे ना। अब जैसे जनरली सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, तो ये तो कॉमन बात हो गई, इसमें क्या बड़ाई करूं, ऐसा हो जाता था। तो हमको इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, कालिदास से, ठीक है। जो कालिदास हुआ करते थे, जो 9 रत्न हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा है, ठीक है। जो देखो ये लिखा हुआ है कालिदास, और इनकी जो बहुत सारे जो प्लेस हैं उनके बारे में लिखा हुआ है।
The interesting feature about these plays, the kings and the most of the Brahmins are shown speaking संस्कृत। इसमें क्या कहा गया है कि जो किंग हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, और जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, वो कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत। लेकिन जो वुमेन मेंबर्स होती थी, वाइल द वुमेन एंड वुमेन ऑफ अदर देन द किंग्स एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृति। जो और आदमी औरत हुआ करते थे, जो ब्राह्मण या किंग नहीं होते थे, वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृति। अब प्राकृति से तुमको एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें शायद पीछे पूछा गया है। इज मोस्ट ऑफ द फ्लेम्स, ये जो शकुंतला वाला और राजा दुष्यंत की कहानी है, उसका जो पोएम है, मतलब उसका जो प्ले है, वो बहुत फेमस हुआ था। ये देखो, ये पढ़ लेना, एक रिंग और वो स्टोरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पुअर मैन से फाइंड आउट समथिंग रिपोर्ट, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो थिंकिंग लेवल है, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको पता होगा कि प्राकृति जो भाषा है वो उसमें कौन हमको टीच किया करता था, कौन से ऐसे इंसान थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो प्राकृति से जुड़े हुए हैं। तो वो कौन है? बुद्ध। जो बुद्ध है वो अपने जो स्पीचेस हैं, जो अपनी टीचिंग्स हैं, वो कौन सी भाषा में देते थे? प्राकृति में देते थे। और इंस्क्रिप्शन, कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्शन किस में कराए हैं? प्राकृति में। तो अशोका, ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन कराए थे, आपको पहले पता होना चाहिए। अब ये जो फांग जोंग है, ही नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। तो ये जो फांग जंग है, ये किस में आए थे? चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में लिखा है? ऐसे लोगों के बारे में जिनको क्या कहते हैं? अनटचेबल्स। ये कहते हैं कि जब कोई अनटचेबल आता था मार्केट में या टाउन में, तो क्या करते थे लोग? उनको लकड़ी से मारते थे, ठीक है, और उनको ऑर्डर दिया जाता था कि तुम बाकी सबसे अलग रहो, ठीक है। तो जो बाकी लोग होते थे वो थोड़े अलर्ट हो जाते थे कि अरे ये तो अनटचेबल आ गया, तो वो उससे बहुत बच बच के चलते थे। इवन वो ट्राई करते थे कि वो उसके बगल से भी ना निकलें, ठीक है मैम। और जो ये बाण भट्ट है, ही प्रोवाइड अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी। अब जो बाण भट्ट है उसने प्रोवाइड किया, तो तुम सोचो कौन किसके बारे में होगा? हर्ष के बारे में होगा, हर्षवर्धन के बारे में होगा। इसने क्या कहा है कि जो किंग है वो जब चलता था तो उसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे सामान लेके चला करता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, मतलब हथियारों के अलावा भी बहुत सारे सामान लेके चलता था। जैसे फर्नीचर लेके चलता था, एनिमल्स लेके चलता था, गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सब लेके चलता था, ठीक है। किस में रखे लिए जाते थे? वो एनिमल्स के पीछे रख के लिए जाते थे, जैसे कैमल, एलिफेंट्स, ठीक है। बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी इसकी। और ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ आर्मी वाले लोग जा रहे हैं और ये राजा जा रहा है, इनके साइड साइड में कुछ लोग जा रहे होते थे जो ड्रम लेके जाते थे, बहुत ड्रम बजाते बजाते लेके जाया करते थे, ठीक है। और जिन विलेजेस से निकला करते थे हर्षवर्धन अपनी आर्मी के साथ, वो सारे विलेज वाले क्या क्या करते थे? इनका स्वागत किया करते थे। जो आर्मी है उनको खाना प्रोवाइड करते थे। और अगर मतलब क्या 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 प्रोवाइड, जो आदमी है वो उनको ट्रिब्यूट भी दिया करते थे, कर्ड या गुड़ या फ्लावर्स के फॉर्म में, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि आर्मी का कोई, जैसे कोई विलेज में आर्मी गई और उसने उसका स्वागत नहीं किया, तो हर्षवर्धन उनको बहुत मारा, मतलब हर्षवर्धन ही, उनकी जो आर्मी है वो उनको बहुत अत्याचार काइंड ऑफ करती थी, ठीक है। और एक लाइन लिखी गई है, द होल वर्ल्ड वॉज swallowed अप बाई डस्ट। मतलब जो पूरी धरती है जहाँ से वो जाते थे, तो पूरी दुनिया क्या हो जाती थी? डस्ट से भर जाती थी, ठीक है। अब एल्सवेयर सेक्शन में इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखना, इसमें ये कहा गया है कि जो इस्लाम धर्म है, इसके पैरेलली जो इस्लाम धर्म है वो भी धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। मतलब वो भी स्टार्ट हो गया था, वहाँ उनका भी ओरिजिन हो गया था। जैसे अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा। उसके बाद ये अपना जैन धर्म के बारे में पढ़ा। इसी साइड पैरेलली हमको पता चलने लगता है कि एक और धर्म है, इस्लाम के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। तो इससे हमको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। इवन आपको इसमें से बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं जो इन 4 क्वेश्चंस के अलावा भी आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहना, ख्याल रखना, बाय।